Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. I am Mohammed bin Aslam, your host for today, and we have been joined by Humayun Javed, originally from Kashmir and currently a Fulbright research scholar at NYU. He is also a professor at LaGuardia Community College, which is a sitting university in New York. He is known to have published research papers in the most prestigious journals of IR and political science, and he's among one of the most intellectual people that I know. So we have invited him over to talk about and basically understand from him how the world works, what to expect, and where America is going. Uh, how things are changing, what is the entire political landscape of the world, and so on and so forth. So over to him. अस्सलाम वालेकुम भाई भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। ठीक ठाक, आप सुनाए। बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं इसको। स्टार्ट में इसको ना ऐसे करना चाह रहा हूँ कि शुरू में एक जनरल मैं ना पूरी अंडरस्टैंडिंग लेना चाह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में चल क्या रहा है। मतलब हमने देखा है कि यूक्रेन और रशिया की जंग चल रही है। इसराइल कुछ कर रहा है दुनिया के अंदर। अमेरिका के अंदर अभी ट्रम्प साहब आए हैं। चाइना और अमेरिका की कोई कोल्ड वॉर भी चल रही है। और इस तरह की ना इंडिया भी एक मेजर प्लेयर बनता जा रहा है। अ, बिल्कुल। बाकी भी सीरिया के अंदर कुछ शुरू हुआ है। तो इस तरह की बिल्कुल। जो सारी चीज़ें हो रही हैं, इसको ना थोड़ा सा समराइज्ड वे में हाई लेवल ओवरव्यू एक हल्का सा अगर मिल जाए, तो आई थिंक दैट वुड बी। बिल्कुल। अ, थोड़ा सा इसके लिए हमें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि असल में ये चेंजेस आई किस तरह से और तकरीबन पिछले 10-15 सालों में हम किस तरफ बढ़े। तो जो बड़ी तब्दीली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर या इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर आई है वो 1990s के अंदर, अर्ली 1990s के अंदर, जब सोवियत यूनियन जो है उसका कोलैप्स हुआ। और उसके नतीजे में और उस टाइम पीरियड में कुछ मेजर तब्दीलियां जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर हुई हैं। एक तो सबसे बड़ी ये हुई कि उससे पहले सर्द जंग जो है वो अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान थी, जहाँ पे ये दोनों ताकतें बैन अवी तौर पे बहुत हद तक इन्वॉल्व थी। सबसे ज्यादा ताकतवर रियासतें थी एक अलग पॉलिटिकल सिस्टम के साथ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर चल रही थी। और इस अपने उन सिस्टम्स को प्रमोट भी करी थी। और उसके बाद मेजर तब्दीली ये हुई कि जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ, तो हम्म। अमेरिका जो है वो एक ऐसी पोजीशन में चला गया जिसको हम यूनिपोलर मूवमेंट कहते हैं, या फिर यूनिपोलर सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं, जिसमें अमेरिका गैर मामूली हद तक बैन अवी दुनिया में बहुत हद तक ताकतवर था। हम्म। उसमें जितने इंडिकेटर्स हैं इकोनॉमी के हवाले से, मिलिट्री के हवाले से, ग्लोबल डिप्लॉयमेंट्स के हवाले से, इन सब इंडिकेटर्स के अंदर। और जनरली इसके अंदर एक एक कंसेप्शन जो है वो अमेरिकी खारजा पॉलिसी में भी और बैन अवी तौर पे भी वो ये डेवलप हुई कि क्योंकि सोवियत यूनियन के साथ साथ कम्युनिज्म का खात्मा हो चुका है ईस्टर्न यूरोप के अंदर और सोवियत यूनियन के अंदर, तो अब लिबरल डेमोक्रेसी और फ्री मार्केट कैपिटलिज्म जो है, ये बुनियादी तौर पे वो निज़ाम है जो दुनिया को आगे लेके चलेगा। और आइडियोलॉजिकली हम ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे ये निज़ाम जो है वो सुप्रीम है और इसके मुकाबले में कोई नहीं। इसको जनरली एंड ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। एक मशहूर आर्टिकल फ्रांसिस फुकुयामा ने लिखा है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने, कि अब लिबरल डेमोक्रेसी और फ्री मार्केट कैपिटलिज्म ही बुनियादी तौर पे ह्यूमन एवोल्यूशन और आइडियोलॉजिकल एवोल्यूशन के अंदर एंड पॉइंट है। और अच्छा। और 1990s के अंदर एक और बड़ी और ये जो जो थिंकिंग थी वो अमेरिकी खारजा पॉलिसी में भी महसूस होना शुरू हुई। 1990s में बड़ी तब्दीली ये भी हुई कि बहुत गैर मामूली हद तक बहुत सारे ममालिक जो हैं वो अथॉरिटेरियन सिस्टम से या फिर टोटलिटेरियन सिस्टम से डेमोक्रेसी की तरफ जो है वो ट्रांसफॉर्म हुए हैं। उसमें ईस्टर्न यूरोप भी आता है, साउथ अमेरिका भी आता है, ईस्ट एशिया भी आता है। और इसको बुनियादों पर थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन भी कहते हैं, जहाँ पे बहुत हद तक एक डेमोक्रेटिक स्वीप जो है वो बैन अवी तौर पर नजर आया। बिल्कुल। 1970 के अंदर तकरीबन 40 से 45 डेमोक्रेसीज थी दुनिया के अंदर। इस पे बात की जा सकती है कि ये सिस्टम डेमोक्रेसीज को नापने का ये बेहतर है या नहीं है, लेकिन मोर और लेस ये अंडरस्टैंडिंग थी कि तकरीबन 40 से 45 डेमोक्रेसी जो है दुनिया में मौजूद है। और अर्ली 2000 तक इनकी तादाद 110 115 तक चली। अच्छा। और ये थिंकिंग डेवलप हुई कि डेमोक्रेसी जो है वो बुनियादी तौर पे बहुत बेहतर सिस्टम है और दुनिया जो है वो डेमोक्रेसी की तरफ शिफ्ट करी। दूसरी बड़ी तब्दीली ये हुई कि डेमोक्रेसी के साथ साथ अमेरिका की वजह से भी और न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स की वजह से भी बहुत सारी रियासतें जो है वो फ्री मार्केट की तरफ, फ्री ट्रेड की तरफ गई।
जिसके नतीजे में हमने ग्लोबलाइजेशन का फिनोमेनन देखा कि रियासतें जो है वो बहुत इंटीग्रेट कर रही हैं, इकोनॉमिकली बहुत ट्रेड कर रही है एक दूसरे के साथ। टेक्नोलॉजी वो जो है उसमें बहुत हद तक रेवोल्यूशन आ रही हैं, इंफॉर्मेशन एक्सपेंशन भी हो रही है, प्रोलिफरेशन भी हो रही है। इंटरनेट का ज़माना जो है वो आना शुरू हुआ, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन, मीडिया का ज़माना आना शुरू हुआ, और जनरली लोगों ने इसको ग्लोबलाइजेशन का नाम देना शुरू कर दिया। और ये इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन जो है वो नियो लिबरल मॉडल के साथ थी, जिसमें रियासतों ने मार्केट्स के अंदर इंटरवीन करना कम कर दिया। प्राइवेटाइजेशन जो है वो बैन अवी तौर पर बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई, तो डीरेगुलेशन होना शुरू हो गई IMF और वर्ल्ड बैंक के थ्रू। तो इकोनॉमिक सिस्टम इस तरह इवॉल्व कर रहा था। दूसरी तरफ पॉलिटिक्स के अंदर हमने डेमोक्रेटाइजेशन देखी, और तीसरी बड़ी तब्दीली ये थी कि अमेरिका जो है वो अ, गैर मामूली हद तक अनकंटेस्टेड सुप्रीमेसी थी उसकी इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के अंदर। हम्म। और क्योंकि अमेरिका इन ख्यालात को मानता था और इनको प्रमोट करता था, तो इन वैल्यूज को, लिबरल डेमोक्रेसी, फ्री मार्केट, फ्री ट्रेड, इन वैल्यूज को मजीद तकवीत मिली, क्योंकि अमेरिका जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर बड़ा ताकतवर। और यही चीज अगले 10-20 साल तक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर चलती रही। कुछ बिल्कुल। ट्रांजिशंस और डिपार्चर्स भी हुए, जिस तरह वॉर ऑन टेरर 9/11 के बाद, लेकिन मेजरली ये अंडरस्टैंडिंग थी कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की तरफ शिफ्ट कर रही है। और उसमें एक और बड़ी तब्दीली ये थी कि क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर अमेरिकी ताकत के सामने कोई कंपेटिटर नहीं था, तो लोगों ने ये, और स्कॉलर्स ने ये, और हिस्टोरियंस ने ये मानना शुरू कर दिया कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है उसमें से वॉर जो है वो एलिमिनेट हो गई, और खास करके ग्रेट पावर कॉन्फ्लिक्ट या वॉर जो है वो मुकम्मल तौर पे एलिमिनेट हो गया है, क्योंकि अमेरिका का मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। और दूसरा, वॉर जो है वो अब प्रॉफिटेबल भी नहीं है, क्योंकि रियासतें एक दूसरे के साथ ट्रेड इतनी ज्यादा कर रही हैं, एक दूसरे के साथ इन्वॉल्वमेंट इतनी ज्यादा है कि जो कॉस्ट ऑफ वॉर है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो हम्म। इसीलिए कोई ग्रेट पावर कॉन्फ्लिक्ट जो है, वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2 या इवन कोल्ड वॉर जिस तरह सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान थी, ऐसी कोई सूरत हाल जो है वो बनना नहीं बनेगी। तो ये जनरल परसेप्शन थी उस दौर के अंदर। और आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ इन तीनों चीजों में बड़ी तब्दीली आना शुरू हुई। और वो अब तब्दीली हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर मौजूदा तौर पे देखते हैं। एक तो ये होना शुरू हो गया कि डेमोक्रेसी जो बढ़ी थी नंबर्स में भी, क्वालिटी में भी, क्योंकि चॉइस के हवाले से, मल्टीपल पार्टीज की प्रेजेंस की वजह से, लिमिटेड गवर्नमेंट की वजह से, सेपरेशन ऑफ पावर की वजह से, जितनी भी रियासतें थी ईस्टर्न यूरोप के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर, वहां पे डेमोक्रेटिक बैक स्लाइड आना शुरू हो गई। जिसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसीज वापस इवॉल्व करना शुरू हो गई पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट्स की तरफ, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स की तरफ, जिधर स्ट्रॉन्ग मैन पॉलिटिशियंस जो हैं वो वापस इक़्तिदार में आना शुरू हो गए। उन्होंने पॉलिटिक्स के अंदर बहुत हद तक पावर को सेंट्रलाइज भी किया, नेशनलिज्म को भी इन्वोक किया, और बुनियादी तौर पे लिबरल डेमोक्रेसी को मुतासर करना शुरू कर दिया, या लिबरल डेमोक्रेसी का एक बैक साइड जो है वो हमने देखा। सबसे पहले हमने ये चीज़ यूरोप के अंदर देखी, साउथ अमेरिका के अंदर देखी। यूरोप में हमने अथॉरिटेरियन या ऑटोक्रेटिक लीडर्स की ग्रोथ देखी, जिस तरह विक्टर ऑर्बान हंगरी में, टर्की में जिस तरह अर्दोगान, इंडिया में जिस तरह नरेंद्र मोदी, साउथ अमेरिका के अंदर इस तरह से पॉलिटिशियंस, ईस्ट एशिया के अंदर इस तरह से पॉलिटिशियंस, जिस तरह फिलीपींस के अंदर फिलिप थे। इस तरह के लोग जो हैं वो इंटरनेशनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर आना शुरू हो गए, जिसकी वजह से जो डेमोक्रेटिक ऑप्टिमिज्म था या एक सेलिब्रेशन थी वो वापस खत्म होना शुरू हो गई, वो हम्म। कम होना शुरू हो गया। फिर हमने इंग्लैंड के अंदर ब्रेग्जिट देखा, यूके के अंदर, और फिर हमने ट्रम्प का राइज देखा। तो हमें महसूस होना शुरू हो गया डेमोक्रेटिक बैकस्लाइड जो है वो दुनिया में आना शुरू हो गई, और नंबर ऑफ डेमोक्रेसीज हैव रिड्यूस्ड ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स। हम्म। इस चेंज की एक बड़ी वजह जो है, जो आज हम मौजूदा तौर पे देखते हैं, इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि जो फ्री मार्केट कैपिटलिज्म का जो सिस्टम था, नियोलिबरल इकोनॉमिक्स का जो सिस्टम था, ग्लोबलाइजेशन का जो सिस्टम था, उसकी तरफ एक बड़ी बैकलैश आई। और उस बैकलैश में बहुत हद तक जो वर्किंग क्लास थी उसके अंदर डिसएंचेंटमेंट थी, और बहुत हद तक गम और गुस्सा था, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के नतीजे में ग्रोथ भी हुई। बहुत सारी रियासतें जो हैं उन्होंने इवॉल्व भी किया, टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन भी हुई, ऑटोमेशन भी हुई, लेकिन उसके नतीजे में जो वर्किंग क्लास है वो बहुत ज्यादा मुतासर हुई, खास हम्म। करके डेवलपिंग मामले में। क्योंकि ट्रेड होना शुरू हुई, तो वर्किंग क्लास जॉब्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो गई, या फिर ट्रांसमिट होना शुरू हो गई ऐसी कंट्रीज में जहाँ पे लेबर चीप थी, इस बिल्कुल। तरह चाइना हो गया, इंडिया हो गया, इस तरह के ममालिक। और जो वर्किंग क्लास डेवलप्ड ममालिक में थी, वो, उसके अंदर बहुत गम गुस्सा हुआ कि हमारी जॉब्स जा रही हैं। दूसरा, उन्होंने ये महसूस किया कि ग्लोबलाइजेशन के नतीजे में अवाम का अवाम के रवाबित भी बढ़ना शुरू हो गए, और लोग, क्रॉस बॉर्डर फ्लोज जो हैं वो रेफ्यूजीज के और इमिग्रेंट्स के बहुत ज्यादा हो गए, और बाहर से लोग जो हैं वो इन कम्युनिटीज में आना शुरू हो गए। उसके नतीजे में भी
आइडेंटिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा एंजाइटी जो है वो वर्किंग क्लास में बढ़ना शुरू हुई कि हमारी ना सिर्फ जॉब्स ली जा रही हैं बल्कि हमारी आइडेंटिटी भी ली जा रही है। क्योंकि पहले तो हम ही थे यहाँ पे, लेकिन अब जो है वो मल्टीकल्चरल कम्युनिटीज इवॉल्व कर रही हैं और हमारी आइडेंटिटी जो है वो खतरे में। और इन फियर्स को मजीद प्रोवोक किया पॉपुलिस्ट लीडर्स ने, जिनका मैंने अभी जिक्र किया, इन सब ने, कि भाई इमिग्रेंट्स जो है वो आपकी जगह ले रहे हैं और ये एलीट जो है वो उनको बहुत हद तक एक फ्री स्पेस दे रही है, और इसके खिलाफ हमने बुनियाद तौर पर रिवॉल्ट करना है। तो ये जो बैकलैश थी वो इन फैक्टर्स की वजह से ग्रो करना शुरू हो गया। राइट विंग पॉपुलिस्ट लीडर, अथॉरिटेरियन लीडर्स जो है इकतदार में आना शुरू हुए, और ये चीज हम मौजूदा तौर पर देखते हैं। और फ्री मार्केट कैपिटलिज्म के खिलाफ, न्यू ग्लोबलाइजेशन की तरफ रियासतें जो हैं वो उन्होंने बैकलैश किया, और वो जाना शुरू होगी प्रोटेक्शनिज्म की तरफ, कि भाई हमने इंपोर्ट्स नहीं आने देनी, हमने इंपोर्ट्स पे टैरिफ्स लगाने, ताकि हम अपने वर्कर्स को प्रोटेक्ट कर सकें, हम इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर सकें, हम वर्किंग क्लास को प्रोटेक्ट कर सकें। हमने इमिग्रेंट्स पे पाबंदियां लगानी है, ताकि इमिग्रेंट्स जो है वो हमारी जॉब्स ना ले सकें, हमारी आइडेंटिटी ना ले सकें। तो ये प्रोटेक्शनिज्म और ये टैरिफ्स भी उस सिस्टम के खिलाफ एक बैकलैश थी जो 1990s के अंदर और 2000 के अंदर राइज था, जिसमें नियो लिबरल इकोनॉमिक्स थी, ग्लोबलाइजेशन थी, फ्री मार्केट कैपिटलिज्म, उसके खिलाफ। तो ये चीज भी हमने इस दौरान देखी। अब जो तीसरी बड़ी तब्दीली जो अब हम मौजूदा तौर पे देखते हैं वो ये है कि एक तो ये कि पावर जो है वो अब यूनिपोलर नहीं रही। यानी अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल रियासत अभी भी है, लेकिन पावर डिफ्यूजन जो है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है। हम्म। और उसमें बड़ी तब्दीली ये है कि बहुत सारी इमर्जिंग पावर्स हैं जिन्होंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर ना सिर्फ अपनी ताकत को बढ़ाया बल्कि अपने इन्फ्लुएंस को भी बढ़ाने की कोशिश की है, और बहुत हद तक बढ़ाया। और उसके नतीजे में अब यूनिपोलैरिटी नहीं है, बल्कि हम बाइपोलैरिटी या मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रहे हैं, जिसमें दो ताकतवर रियासतें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर होती हैं, या दो से ज्यादा रियासतें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर ताकतवर होती हैं। और उसकी वजह यह है कि चाइना जो है वो ग्रो कर रहा है, इंडिया जो है वो ग्रो कर रहा है, ब्राजील जो है वो ग्रो कर रहा है। तो इमर्जिंग पावर्स जो है वो ग्रो कर रहे हैं। तो और ये ब्राजील जो भी कर रहा है। ब्राजील भी कर रहा है, तो ये जो पावर शिफ्ट है, ये एक हवाले से अनप्रेसिडेंटेड इस वजह से है कि ये पावर शिफ्ट पहली दफा होता है वेस्ट से ईस्ट की तरफ शिफ्ट। क्योंकि इससे पहले पिछले 100 सालों में ज्यादातर ताकतें जो ताकतवर थी वो वेस्ट के अंदर थी। हम्म। सोवियत यूनियन हो गया, या अमेरिका हो गया, या उससे पहले जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये वेस्टर्न पावर्स थी। अब पावर जो है वो ईस्ट की तरफ शिफ्ट कर रही है, जिसमें चाइना जो है वो ग्रो कर रहा है, इंडिया जो है वो ग्रो कर रहा है। ईस्ट एशिया के अंदर जो ममालिक है वो काफी हद तक ताकतवर है। तो ये मेजर पावर शिफ्ट है जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर हमें नजर आ रहा है। और जो तस्वर था कि वॉर्स जो है वो अब नहीं हो रही, क्योंकि कॉस्ट ऑफ वॉर बहुत है, इकोनॉमी बहुत इंटीग्रेटेड है, वॉर के खिलाफ एक इंटरनेशनल कंसेंसस है कि ताकत का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए बाउंड्रीज को चेंज करने के लिए, वो भी खत्म हो चुका है। क्योंकि यूक्रेन के अंदर हमने जंग देखी है, हमने मिडल ईस्ट के अंदर जंग देखी है, और फिर हम ग्रेट पावर कंपटीशन भी देख रहे हैं कि जिसमें अब अमेरिका उस पोजीशन में नहीं है कि वो कंफर्टेबली बैठ जाए और ये महसूस करे कि वो बहुत ताकतवर है, बल्कि जो इमर्जिंग पावर्स हैं, रिविजनिस्ट पावर्स हैं, चाइना जैसी, रशिया जैसी, वो अमेरिका की सेंट्रल पोजीशन को चैलेंज कर रही हैं, अमेरिका के इन्फ्लुएंस को चैलेंज कर रही हैं, इंस्टीट्यूशंस को रीशेप करने की कोशिश कर रही हैं, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को अपने हवाले से बेनाइन करने की कोशिश कर रही हैं। ये मेजर तब्दीलियां इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जो हमने 30 सालों में देखी, उसमें से एक ही कि हम फ्री मार्केट कैपिटलिज्म की तरफ से हम जा रहे हैं, प्रोटेक्शनिज्म की तरफ, एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट की तरफ, एंटी ग्लोबलाइजेशन की तरफ। पॉलिटिक्स में हम जा रहे हैं डेमोक्रेसी से वापस पॉपुलिस्ट, राइट विंग, नेशनलिस्ट, अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम्स की तरफ। और फिर हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर पावर शिफ्ट देख रहे हैं, जिसमें अमेरिका के मुकाबले में इमर्जिंग पावर्स जो हैं वो बहुत हद तक ताकत और इन्फ्लुएंस रखती हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। नहीं, और बड़ा फिर बड़ा हम अच्छे वॉर तरीके से आपने वॉर समझ। की रिसर्जेंस भी बहुत हद तक देख रहे हैं। जी अच्छा जी। अच्छा। नहीं, बड़े बड़े अच्छे तरीके से आपने समअप किया है कि बिल्कुल हर डायमेंशन से उसको पकड़ लिया। अच्छा, आजकल क्या चल रहा है? मतलब अगर आजकल के हिसाब से खबरें देखें तो उसको थोड़ा सा एक समराइज करके बताएं कि आजकल क्या हालात चल रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और जिस तरह मैंने पहले कहा कि यूक्रेन, रशिया, सीरिया और बिल्कुल। इन सारे ममालिक में क्या चल रहा है। अ, कुछ हद तक ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये रीजनल हैं, क्योंकि इनके इन्फ्लुएंस इम्प्लीकेशंस ग्लोबल होती हैं, क्योंकि वॉर्स चल रही हैं रीजन के अंदर। लेकिन मोर और लेस ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो रीजनल नहीं है, इसमें इनमें रीजनल ताकतें जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व है। और इन कॉन्फ्लिक्ट्स को भी अगर ट्रेस किया जाए तो 1990s का जो
यूफोरिया का पीरियड था या फिर एक ऑप्टिमिज्म का पीरियड था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, वो बहुत हद तक तब्दील हो चुका है। और कुछ हद तक उसके खिलाफ एक बैकलैश जो है वो हमें इन रीजन के अंदर भी नजर आती है, खास करके यूक्रेन और रशिया के हवाले से। जहाँ तक यूक्रेन का ताल्लुक है, एक एक बड़ा सवाल यह है कि रशिया ने ऐसा क्यों किया, यूक्रेन पे क्यों अटैक किया, और अभी वो वॉर जो है वो किस पोजीशन में जा रही है। तो बहुत हद तक अगर हम इस इशू को ट्रेस करें तो हमें नजर आता है कि अच्छा ठीक है, यूक्रेन जो है वो रशिया का हिस्सा रहा हुआ था, कोल्ड वॉर के अंदर भी हिस्सा था सोवियत यूनियन का। उससे पहले हिस्टोरिकली काफी इन्फ्लुएंस रशिया का रहा है। जो पहली एम्पायर थी वो कीवन रस यानी कीव के अंदर थी, जिसके बाद मस्कोवी एम्पायर या रशियन एम्पायर जो है वो बनना शुरू हुई। और क्योंकि ये सारी स्लाविक पॉपुलेशन है एथनिकली, तो वो क्लोजनेस और प्रॉक्सिमिटी भी है। फिर ये ऑर्थोडॉक्स पॉपुलेशन है, यानी क्रिश्चियनिटी के अंदर कैथलिक नहीं है बल्कि ऑर्थोडॉक्स, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च के मानने वाले हैं। तो ये सारी सारी एथनिक और रिलीजियस और हिस्टोरिकल सिमिलैरिटीज इन दोनों नेशंस के अंदर है। दो के पुतिन पुतिन जो है वो बुनियाद पर कबूल नहीं करता कि यूक्रेन एक अलग नेशन है, लेकिन हिस्टोरिकली यूक्रेन की हाँ काफी एजेंसी रही है, और वो बहुत हद तक एक अलग रियासत अपने आप को मनवाती रही है और एक अलग नेशन बनवाती रही है। लेकिन सोवियत यूनियन के टूटने के बाद यूक्रेन अलग मुल्क बना, और अमेरिका ने आहिस्ता आहिस्ता नेटो को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। और आहिस्ता आहिस्ता नेटो जो है वो अमेरिका के रशिया के बॉर्डर्स तक गया। अब नेटो ऑब्वियसली एक डिफेंसिव अलायंस है, लेकिन वो अपने आप को कहता है एक डिफेंसिव अलायंस, लेकिन उसके अंदर एक शिक है कि जिसको हम आर्टिकल 5 कहते हैं, वो ये है कि अगर एक मुल्क पे अटैक होगा तो तमाम मुल्कों पे उसको वो अटैक जो है वो तस्वर किया जाएगा। अब और ये रशिया के लिए बड़ा ऑफेंसिव होता है, और रशिया के अंदर स्ट्रेटेजिक पॉलिसी मेकर्स ये कहते हैं कि 1990 में जब सोवियत यूनियन टूटा, तो रशिया से वादा किया गया कि हमने नेटो को एक्सपेंड नहीं करना, और हम नेटो को एक्सपेंड नहीं करेंगे अगर आप जर्मनी को यूनिफाई करने में मदद करेंगे और जर्मनी को नेटो का हिस्सा बनने देंगे। लेकिन अमेरिका ने उसके बावजूद भी एक्सपेंड किया। दो की ये गारंटीज लिखी नहीं गई, लेकिन फिर भी रशियंस ये कहते हैं। फिर उसके बाद रशियंस ने कहा कि हमने जॉर्जिया के अंदर भी और यूक्रेन के अंदर भी, पहले भी जब अमेरिका ने एक्सपेंशन नेटो एक्सपेंशन की बात की तो हमने उसकी मुखालिफत की। और अब ये कहा जाता है कि क्या वजह थी कि पुतिन ने यूक्रेन को यूक्रेन पे हमला कर दिया और यूक्रेन को रशिया का हिस्सा बनाने की कोशिश की, बावजूद इसके कि डायरेक्टली अभी कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं था कि यूक्रेन का लिया पर्सन जो है वो नेटो में शामिल होने लगे। तो क्या वजूहत थी। लेकिन दूसरी तरफ ये आर्ग्यूमेंट है अमेरिका की तरफ से कि जो ईस्टर्न यूरोपियन ममालिक नेटो में शामिल हुए वो अपनी मर्जी से हुए। ठीक है, अमेरिकन ने उस प्रोसेस को फैसिलिटेट किया, लेकिन अमरीकी उनके पास नहीं गए। वो अमेरिका के पास आएंगे हमें नेटो में शामिल करें, ताकि वो अपने बड़े नेबर का मुकाबला करें, या वो रशिया के हवाले से थ्रेटन महसूस करते हैं। अच्छा, तो ये एक डिबेट है। सवाल है मेरा कि यूक्रेन नेटो के अंदर शामिल हो गया है या होने का इंटरेस्ट उसने जाहिर किया? उसने इंटरेस्ट जाहिर किया था 2014 के बाद। एक प्रो रशियन लीडर था विक्टर यानुकोविच, उसकी उसके टाइम पीरियड में रशिया यूक्रेन के अंदर ये सेंटिमेंट उससे पहले भी था, लेकिन उस दौरान पीक इख्तियार कर गया, जिनको हम कलर रेवोल्यूशन कहते हैं। जहाँ पे विक्टर यानुकोविच प्रो रशियन लीडर था, उसके खिलाफ एहतजाज होना शुरू हो गया कि हमने सबसे पहले ईयू में शामिल होना है और फिर हमने नेटो में शामिल होना। और बुनियादों पे प्यूटिन ये समझता है कि अगर आप ईयू में शामिल हो जाए तो नेक्स्ट स्टेप आपका ये होता है कि आप नेटो में शामिल हो जाए, क्योंकि ये वेस्टर्न कम्युनिटी और पहले आप इकोनॉमिक इंगेजमेंट होती है और उसके बाद सिक्योरिटी का अलायंस मेकिंग होती है। तो ये तस्वर था। तो यूक्रेन शामिल तो नहीं हुआ, लेकिन ये सेंटिमेंट था यूक्रेन के अंदर कि हमें नेटो का हिस्सा होना चाहिए, या एटलीस्ट हमें यूरोपियन यूनियन का हिस्सा होना चाहिए। और हम्म। उसके खिलाफ विक्टर यानुकोविच के खिलाफ जो है वो बहुत ज्यादा एहतजाज हो रहे थे। विक्टर यानुकोविच को डिस्प्लेस किया गया वो। और उस दौरान जब इंस्टेबिलिटी यूक्रेन के अंदर बढ़ गई, तो रशिया ने क्राइमिया पे हमला कर दिया और क्राइमिया को एनेक्स कर लिया। और फिर 7 साल बाद रशिया ने फिर यूक्रेन पे मुकम्मल हमला किया और यूक्रेन को रशिया का हिस्सा बनाने की कोशिश की, खास करके ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर। क्राइमिया में 2014 में जब क्राइमिया को एनेक्स किया रशिया ने, तो उसके बाद 7 साल ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर जंग जो है वो मोर और लेस चलती रही, जिसको हम कोल्ड वॉर कह सकते हैं। लेकिन वहाँ पे कैजुअलिटीज भी हुई, रशियन इन्वॉल्वमेंट भी थी, ये सब चीजें थी, लेकिन जंग जो है वो चलती रही, और उसके बाद फिर यूक्रेन पे हमला कर दिया। अब यहाँ पे ये सूरत हाल है कि इनिशियली ये अंडरस्टैंडिंग थी कि यूक्रेन पे, क्योंकि रशिया न्यूक्लियर पावर है, मिलिटरीली बड़ी स्ट्रांग है, अपनी मिलिट्री पे बहुत इन्वेस्ट करती है, नंबर्स बहुत ज्यादा हैं,
बहुत स्ट्रांग ताकत है। यूक्रेन जो है वो इतना ज़्यादा वेल इक्विप्ड नहीं है, फोर्सेस इतनी स्ट्रांग नहीं है, मिलिट्री इतनी बड़ी नहीं है, बहुत ताकतवर मुल्क नहीं है। तो रशिया जो है वो 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में पूरा यूक्रेन जो है वो अपने कब्जे में ले लेगा। और ये परसेप्शन जो है वो गलत साबित हुई। यूक्रेन ने बहुत रेजिस्टेंस शो की। आ, उस पर भी बात की जा सकती है कि क्यों की, लेकिन एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस शो की। और रशिया के लिए बहुत मुश्किल हो गया इवन बैटलफील्ड इमीडिएट सक्सेसेस लेना या फिर आगे बढ़ना। अच्छा, और फिर ये उसने यूक्रेन ने खुद ही शो किया इसको, मतलब अमेरिका शमरीका की हिमायत अच्छी खासी हासिल हो? बिल्कुल। और उसमें फिर आहिस्ता आहिस्ता ये होना शुरू हुआ कि अमेरिका ने और यूरोप ने मिलके यूक्रेन को बहुत हद तक मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोवाइड करना शुरू किया। एडवांस्ड मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोवाइड करना शुरू किया, फंडिंग प्रोवाइड करना शुरू कर दी, इवन सर्वेलेंस प्रोवाइड करना शुरू कर दी, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना शुरू कर दी। हम्म। और उसके नतीजे में भी रशिया को मेजर सेटबैक्स हुए वॉर के अंदर। और एक 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 टाइम ऐसा था, तकरीबन 2022 के इनिशियल डेज में हमला हुआ है, 2022 के फॉल में और 2023 के स्प्रिंग में ऐसा लगता था कि रशिया जो है वो बैकफुट पे चला जाएगा और इवन अच्छा। क्राइमिया भी लिया जाएगा। अच्छा। ये सूरत हाल थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वॉर जो है वो अट्रिशन की तरफ जाना शुरू हुई। और फिर ये मोर और लेस एक स्टेलमेट टाइप सिचुएशन जो है वो अब वॉर के अंदर बिल्डअप हो गई। लेकिन हम्म। उस वक्त इतना ऑप्टिमिज्म था कि क्या पता यूक्रेन मुकम्मल तौर पे रशिया को स्वीप कर ले ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर भी। लेकिन वो चीज़ नहीं हो सकी इवन अमेरिका की सपोर्ट के बावजूद भी। और फिर रशिया ने वापस अ, अपनी फोर्सेस को रिवाइटलाइज किया, वापस वॉर को एक्सपेंड करने की कोशिश की, ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर मेजर एडवांसेस की। और उसके साथ ईस्टर्न यूक्रेन ने तकरीबन 15% जो बॉर्डर टेरिटरी है उसको लेना ले लिया। तो हम्म। अभी वॉर जो है वो इस तरह की एक स्टेलमेंट पोजीशन में है, लेकिन रशियन एडवांसेस जो है वो बढ़े। और इसमें एक बड़ा मसला ये है कि ट्रम्प के आने के बाद एक जनरल परसेप्शन है कि वो यूक्रेन की सपोर्ट में नहीं है और वो यूक्रेन को मजीद मिलिट्री इक्विपमेंट और फाइनेंसेस और डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो प्रोवाइड नहीं करेगा। तो अच्छा, उसके जो नतीजे जो में वो रशिया, अब रशिया इतना बड़ा मुल्क है और इतना ज़्यादा उसके पास मिलिट्री इक्विपमेंट है, तो अगरचे अमेरिका ऑल्दो सपोर्ट तो कर ही रहा होगा उसको, यूक्रेन को, लेकिन कितनी कर लेगा? तो रशिया अगर इतनी ज़्यादा मिलिट्री है और ये सब कुछ है, तो ये मतलब बहुत जल्दी यूक्रेन जैसे मुल्क के ऊपर क्यों नहीं मतलब अबूर हासिल कर लेते हैं? और इसी तरह हमने देखा इसराइल है। अब इसराइल ने फ़लस्तीन के ऊपर काफ़ी अरसे से काम शुरू किया हुआ है कि उसको कब्ज़ा कर रहा है, लेकिन और तो बड़ा गलत हो रहा है और जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन इसमें सवाल ये है कि इतना स्लो क्यों करते हैं ये? अ, अगर इतनी ही ज़्यादा बमबारी कर ही सकते हैं, जहाज शहाज भी हैं, सब कुछ है, तो बस एक आध महीना लगाएं, पूरी सब कुछ सफाया कर दें और बस मुल्क हासिल हो गया। तो ये इतना टाइम क्यों लगता है? आ, बिल्कुल आम आम सवाल है कि इतनी ज्यादा मिलिट्री ताकत होने के बावजूद रियासतें जो है छोटी रियासतों पे बहुत ज्यादा जल्दी कब्जा क्यों नहीं कर सकती, एक्सपेंड क्यों नहीं कर सकती, और तमाम टेरिटरी जो है वो इनकैप्सुलेट क्यों नहीं कर सकती। और क्या क्या बड़ी वजह है इसकी। और इसकी मिसाल हमने हिस्ट्री में भी देखी है कि अमेरिका एक सुपर पावर थी, न्यूक्लियर मिलिट्री के हवाले से बहुत इफेक्टिव, मिलिट्री बजट जो है वो अगली 10-15 रियासतों से ज्यादा। उसके बावजूद वियतनाम के अंदर अमेरिका जो है वो अ, वियतनाम वॉर नहीं जीत सका। या फिर वो पूरी टेरिटरी या फिर नॉर्थ वियतनाम के अंदर इतना अच्छा ऑफेंसिव क्यों नहीं इनिशिएट कर सका या इम्प्लीमेंट कर सका कि हम्म। वियतनाम उसके अंदर। यही सूरत हाल हमने रशिया की यूक्रेन के अंदर भी देखा है। उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, और ये चीज़ हमने अफगानिस्तान के अंदर भी देखी और इवन इराक के अंदर भी देखी। एक इम्पोर्ट दो तीन इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जब एक एक्सटर्नल पावर अटैक करती है तो जो इंटरनल यूनिटी है उस रियासत की, जो विक्टिम रियासत है या फिर जिस पे अटैक हुआ है, वो बहुत हद तक बढ़ जाती है। और जो नेशनल सेंटिमेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी है और बहुत स्ट्रॉन्ग परसेप्शन है आम हम्म। लोगों के अंदर। और क्योंकि एजुकेशन के अंदर ये चीज़ सिखाई जाती है, जहनी तौर पे हम इस चीज़ को कबूल करते हैं कि हमने कभी भी किसी एक्सटर्नल पावर को या एक्सटर्नल आने वाले लोगों को अपने ऊपर हुक्मरानी नहीं करने देनी। तो ये सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और एक्सटर्नल पावर्स की वजह से इंटरनल यूनिटी जो है वो बहुत हद तक बढ़ जाती है। तो इससे पहले अगर यूक्रेन के अंदर इंटरनल
डिफरेंसेस थे या डिस्ट्रैक्शंस थी, तो वो खत्म हो गई और यूक्रेनी रियासत और लोग जो हैं वो एक होके रशिया के खिलाफ लड़ना शुरू हो गए। जो नेशनलिज्म की कुव्वत है वो बहुत ज्यादा है, एक स्ट्रॉन्ग, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आइडियोलॉजी है इंटरनेशनल, जो हमें महसूस होती है, जिसमें लोग लड़ते हैं अपने लैंड के लिए, अपनी पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, इकोनॉमिक ऑटोनॉमी के लिए, अपने वे ऑफ लाइफ के लिए, जहाँ पे वो जबर के खिलाफ या ताकत के खिलाफ जो है वो यकजा होते हैं और समझते हैं कि एक्सटर्नल पावर को सबसे पहले हमें इरेडिकेट करना या डिसमेंटल करना। तो वो सेंटिमेंट जो है वो यूक्रेन के अंदर मौजूद है। दूसरी बड़ी वजह ये होती है कि जिस रियासत पे हमला होता है वहां पे हमें ये भी महसूस होता है कि वहाँ के लोग जो रहने वाले हैं वो उस टेरेन को, वो उस जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को ज्यादा बेहतर, हम्म। वो वॉर की टेरेन को भी ज्यादा बेहतर, वो उस जगह से वाकिफ होते हैं और वो वहाँ पे होस्ट होते हैं। और बाकी जो रियासत अटैक कर रही होती है वो बुनियादी तौर पे वहाँ पे एलियन होती है या फिर फॉरेनर होती है। तो उसके लिए बैटल फील्ड के अंदर सक्सेसेस जो है वो इस वजह से भी मुश्किल हो जाते हैं कि बैटल फील्ड को समझना, जो जो ट्रांसपोर्टेशन है इक्विपमेंट की उसको लेके चलना, बैटलफील्ड की डायनेमिक्स को समझना और फिर लोकल पॉपुलेशन पे रूल करना बहुत मुश्किल है। और वक्तन फवक्तन आपको रिजेंटमेंट और रेजिस्टेंस जो है वो महसूस होती है। और फिर ये भी होता है कि आपने दूसरी रियासत पे अटैक कर दिया है, तो वो लोग आपको कबूल करने के लिए भी तैयार नहीं है। और दूसरा ये है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू विन देयर हार्ट्स एंड माइंड्स व्हेन यू आर द ऑपरेसर और व्हेन यू आर यूजिंग, तो उस वक्त फिर लोग आपके मुखालिफ हो जाते हैं। ये वजह है। लेकिन उसके अलावा एक एक रियलिस्टिक वजह ये भी है कि बेपनाह सपोर्ट जो है वो यूक्रेन को यूरोप से और अमेरिका से मिली है, इक्विपमेंट की शक्ल में, फाइनेंसिस की शक्ल में, इवन डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिली है। और जो वॉर इकोनॉमी है वो यूक्रेन के अंदर बड़ी अच्छी ऑपरेट कर रही है, उसमें इवन एडवांस्ड वेपन भी जो है वो यूक्रेन को मिले। तो ये कुछ वजूहत हैं जिसकी वजह से रशिया जो है वो यूक्रेन जो है वो काफी हद तक वॉर के अंदर स्टेबल है। लेकिन उसमें एक बड़ी वजह ये भी है कि ना सिर्फ ये कि यूक्रेन स्ट्रांग रहा है, बल्कि रशिया भी बहुत हद तक वीक रहा है। और हमने हिस्टोरिकली रशिया की जो मिलिट्री प्रोवेंस थी उसको एग्जैजरेट भी किया। और हमें ये लगता था कि रशिया की जो वॉर फाइटिंग एबिलिटीज हैं वो भी, और उसके पास जो नंबर्स हैं या रिसोर्सेज हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट है, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और हमने इन फैक्टर्स पे एग्जैजरेट किया। रशिया के अंदर इकॉनमी जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही पिछले काफ़ी अरसे से। जो रिसोर्स ड्रिवन इकॉनमी है वो डिपेंड करती है ऑयल पे, जो फ्लक्चुएट होती है उसकी प्राइसेस, उस हवाले से इंस्टेबिलिटी है। फिर ये है कि इंटरनली वॉर वेज करना भी पुतिन के लिए थोड़ा मुश्किल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग रशिया में ये सवाल उठाते हैं कि ये तो स्लाविक पॉपुलेशन है, ये तो हमारी पॉपुलेशन, हम इसके खिलाफ क्यों लड़ रहे हैं। फिर लोगों को इकट्ठा करना और वॉर के लिए तैयार करना भी मुश्किल है, क्योंकि पुतिन एक ऐसे डायलेमा में है कि उसने एक तरफ ये पेश करना है कि ये एक मिलिट्री ऑपरेशन है, शॉर्ट टर्म मिलिट्री ऑपरेशन है जिसको हमने कंट्रोल करना है, और दूसरी तरफ हमने चीज़ों को नॉर्मलाइज भी रखना है रशियन इकोनॉमी के अंदर, ताकि लोगों को कॉस्ट ऑफ वॉर जो है वो बहुत बर्दाश्त ना करनी पड़े। तो अगर आप चीज़ों को नॉर्मलाइज रखते हैं तो उसके साथ फिर वापस मिलिट्री को मोबिलाइज करना और रिसो वॉर इकोनॉमी को मोबिलाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से महसूस होता है कि वॉर जो है वो उसके अंदर स्टेलमेट ही रहा है। लेकिन अभी रशिया जो है वो एडवांस कर रहा है ज़्यादा इफेक्टिवली, और यूक्रेन जो है वो थोड़े बैकफुट पे है इन लास्ट 3-4 मंथ्स। हम्म। अच्छा, इसमें सीरिया और सीरिया में क्या चल रहा है? मतलब हमने देखा है कि इसराइल, सुना है कि आहिस्ता आहिस्ता उसके लैंड पे कब्जा करता जा रहा है, किसी साइड वाले बिल्कुल। इलाके के अंदर। और आ, ये भी खबरें सुनने में आई हैं कि इसराइल पूरा सीरिया पे कब्जा करके कोशिश करेगा कि किसी तरीके से ईरान तक पहुंच जाए और राइट। फिर ईरान के ऊपर भी वॉर वेज कर दे। इस तरह की कुछ खबरें आ रही हैं। असल में सीरिया के अंदर सूरत हाल ये रही है 2011 के बाद, जब हुआ, बहुत हद तक रेवोल्यूशन जो है वो स्प्रेड होना शुरू हुई मिडल ईस्ट के अंदर, बाकी ममालिक के अंदर भी। तो सीरिया एक एक एक्सेप्शन थी इस हवाले से कि वहाँ पे कुछ कायम रही 2011 के बाद। हम्म। उसमें एक बड़ी वजह ये है कि ईरान जो है वो बशर अल असद को डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा था ऑन बैटलफील्ड, हिजबुल्लाह की सूरत में भी, अपनी प्रॉक्सी की सूरत में, और ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो है उसकी शक्ल में थी। और दूसरी तरफ रशिया ने इंटरवीन किया 2015 के बाद, मुकम्मल तौर पर बशर अल असद को मिडिल सीरिया में। और ये सूरत हाल थी तकरीबन 7-8 साल।
मोरलेस अमेरिका ने भी और बाकी अमेरिकी जो एलाइज इन्होंने भी बशर अल असद को की, ताकि उस पर प्रेशर एक्सर्ट हो, इंटरनल रिबेलियन और रीजनल जो अमेरिकी एलाइज हैं, जिस तरह टर्की या उसके स्टेट्स हैं कर्द के साथ, इसराइल या उसके स्टेट्स हैं गोलन हाइट्स में जो टेरिटरी इसराइल 7 के अंदर, और उसके बाद 19 के बाद वहाँ पे सीज फायर हुआ, लेकिन वो टेरिटरी जो है वो रिकग्नाइज नहीं है कि वो टेरिटरी है, लेकिन वो एक बफर जोन के तौर पे तो लेकिन इसराइल जो है वो गोलन हाइट्स को ऑक्यूपाई करता है। तो ये सूरत हाल है। तो इसके अंदर डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली आइसोलेट करना बशर अल असद को ये सूरत हाल बनती जा रही थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। आहिस्ता आहिस्ता वापस री इंगेज कर रही थी बाकी रियासतें बशर अल असद के साथ, कैसा वापस ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि बशर अल असद कहीं नहीं जा रहा और वो सबसे ज्यादा ताकतवर स्टेक होल्डर है। इसके बावजूद कि सीरिया की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो बहुत बहुत इंस्टेबिलिटी का शिकार हुई है, रेफ्यूजी क्राइसिस जो है वो बहुत बढ़ा रहा है, एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट इतनी ज्यादा है कि गोलन हाइट्स की तरफ से इसराइल इन्वॉल्व है, नॉर्दर्न सीरिया के अंदर जो है वो टर्की इन्वॉल्व है, ताकि कर्ड्स को इनबॉक्स किया जा सके। अमेरिकी फोर्सेस वहाँ पे तकरीबन 1000 अमेरिकी सोल्जर्स वहाँ पे मौजूद हैं। निकालने की बात डोनाल्ड ट्रम्प की पहली एडमिनिस्ट्रेशन में हो रही थी, लेकिन वो नहीं निकली। और उसके अलावा वहाँ पे आईएसएस की मौजूदगी भी, या बाकी नॉन स्टेट एक्टर्स की मौजूदगी भी है, और फिर रेबल ग्रुप्स हैं जो बशर अल असद के खिलाफ लड़ते हैं। तो ये सीरिया की डायनेमिक्स है जो बहुत कॉम्प्लेक्स भी है, और उसके बाद इंस्टेबिलिटी भी रही है। लेकिन अभी सूरत हाल ये हुई कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि गवर्नमेंट इतने अचानक चली जाएगी, और 11 दिन लगे रेबल्स को, सबसे पहले इदलिब में और फिर नीचे होम्स में और उसके बाद दमिश्क में, इतनी ज्यादा जल्दी उन्होंने एक्सपेंड किया। तो ये किस वजह से ये इतनी तब्दीली है? एक तो ये कि बशर अल असद की जो इंटरनल गवर्नमेंट है उसके अंदर बहुत हद तक मिसट्रस्ट था, इंटरनल डिविजन्स थी, मिलिट्री जो है वो इतनी ज़्यादा लॉयल नहीं थी बशर अल असद के साथ, इंटरनली जो रेबल्स थे वो ग्रो कर रहे थे, और आम तौर पे पॉपुलेशन जो है वो बशर अल असद के साथ नहीं थी। उनकी बड़ी वजह यह है कि बशर अल असद ने बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन्स किए हैं 2011 के बाद, कंट्रोल करने की कोशिश की है, जेलों में डाला है लोगों को, मजालिम किए हैं, रेफ्यूजीज हुए हैं, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो जो इकोनॉमिक सूरत हाल है वो बहुत बेहतर है इंडिया के अंदर। तो आमतौर पे आवाम की बैकिंग जो है वो बशर अल असद नहीं थी, इसकी वजह से रेबल्स एडवांस हुआ और बशर अल असद कमजोर हुआ, तो आवाम उसके हाथ में नहीं। लेकिन उससे पहले बड़ी वजह ये हुई कि क्योंकि रशिया जो है वो इन्वॉल्व था यूक्रेन के अंदर, और बहुत हद तक इस पोजीशन में नहीं था कि वो बशर अल असद को बहुत हद तक सपोर्ट कर सके, जिस तरह 2015 में किया। और ईरान जो है वो बहुत हद तक इन्वॉल्व था इसराइल के साथ, और जो रीजनल प्रॉक्सीज थी ईरान की, हिजबुल्ला हो गया, वो बहुत हद तक इसराइल के साथ जंग के नतीजे में कमजोर हो चुकी। टॉप लीडरशिप जो है वो जा चुकी थी, मिलिट्री मिलिट्री रूट्स हैं वो मुतासर हो चुके थे, और क्योंकि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इसराइल और ईरान के दरमियान में हो चुकी थी, तो ईरान बुनियादी तौर पे इतना ज़्यादा रीजनली इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, और क्योंकि वो इतना ज़्यादा ओवर रीच नहीं करना चाहता था region में। तो हम्म। क्योंकि बशर अल असद के बैकर्स जो हैं ईरान और रशिया, वो बाकी वॉर्स में डिस्ट्रैक्टेड थे और रिसोर्सेज मोबिलाइज नहीं कर सकते थे बशर अल असद के, तो उसके नतीजे में नुकसान बने। लेकिन उसके बावजूद इम्पोर्टेंट ये है कि जो जो रेबल ग्रुप्स हैं इनकी सपोर्ट जो है वो बहुत हद तक बहुत सारी रियासतों ने की है कि बशर अल असद के खिलाफ। तो उसमें टर्की भी है, उसमें अमेरिका भी है, उसमें इसराइल भी है। और यही वजह है कि जो रेबल्स हैं वो ज़्यादातर ईरान के खिलाफ नहीं, वो अमेरिका के खिलाफ नहीं है बहुत ज़्यादा, वो इसराइल के डायरेक्टली खिलाफ नहीं है, और ना ही वो अपने आप को इस तरह पोर्ट्रे करते हैं। इवन को बहुत ज़्यादा सख्त बयान नहीं आए जब इसराइल ने टेरिटरी ऑक्यूपाई की सीरिया के अंदर। कोई भी नॉन स्टेट एक्टर होगा मिडल ईस्ट के अंदर, तो वो हमेशा, और खास करके अगर उसकी मिलिट्री रूट्स हैं, तो वो हमेशा इसराइल की तरफ जो है पुश बैक करेगा कि ये रियासत जो है वो लेजिटमेट है, फलस्तीन को मुजालिम कर रही है सब। लेकिन इन रेबल्स ने नहीं किया, जिसके जिसके हाँ ये लगता है कि बहुत हद तक सपोर्ट जो है वो टर्की ने भी की, अमेरिका ने भी की, क्योंकि वो ये रास्ते थी जो चाहती थी जो है वो सीरिया के अंदर उसकी जो है उसको टॉप किया जाए। लेकिन डायरेक्ट लेकिन सिर्फ अमेरिका ही ये काम कर रहा था, या सिर्फ टर्की और इसराइल की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हुआ, इसके कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। ज्यादातर इंटरनल रेबल्स एडवांस जो था वो बहुत इंप्रेसिव था, और फिर बशर अल असद की बैकिंग जो थी ईरान की तरफ से और रशिया की तरफ से वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि
अच्छा, इसका पाकिस्तान में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? मतलब हम सुनते हैं कि ट्रम्प जो है वो इमरान खान पे प्रो इमरान खान है काइंड ऑफ, और ट्रम्प के कुछ लोग हैं बड़े करीबी जो वक्तन फ़वक्तन ट्वीट्स भी करते रहते हैं। कि सुना है वो एक बंदा अक्सर औकात ही ट्वीट करता रहता है और बड़ा ही ब्लेटेंटली कि इमरान खान को रिहा करो एंड ऑल दैट। और इसके बिल्कुल। अलावा एक तो पॉइंट ये है। दूसरा, पॉलिसी वाइज, अब अगर अमेरिका और चाइना की काइंड ऑफ कोल्ड वॉर शुरू हो गई है, तो पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा? कि पाकिस्तान में चाइना का एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चल रहा है, तो उसके ऊपर सी पैक पे जो मसले हो रहे हैं, और सी पैक किस डायरेक्शन में जाएगा। दूसरी तरफ क्या हमें फ़ायदा होगा कि क्योंकि उधर से चाइना हमें फैसिलिटेट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो हमें अपने ब्लॉक में रखना चाहेगा। दूसरी तरफ अमेरिका हमें अपने ब्लॉक में रखना चाहेगा, मतलब। तो असेंशली किस डायरेक्शन में बात जाएगी? बिल्कुल। बहुत अहम सवाल है, क्योंकि बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म है इस हवाले से कि एडमिनिस्ट्रेशन के चेंज होने की वजह से पाकिस्तानी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे बहुत ज्यादा असर आएंगे। उसमें एक दो चीजें जो है वो जहन में रखने वाली हैं। एक तो ये कि अमेरिका में लॉबिंग जो है वो बुनियादी तौर पे अलाउड है और वो लीगल है। जिसमें बुनियादी तौर पे बहुत ज्यादा फर्म्स या इंडिविजुअल्स अमेरिका के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कांग्रेस में हो, यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में हो या फिर सेनेट में हो, उनके साथ बात कर सकते हैं, उनको किसी भी इशू पे परसुएट कर सकते हैं कि आपने ये पॉलिसीज कैरी करनी है। और उसमें बहुत हद तक बुनियादी तौर पर अमेरिका के अंदर पैसा भी इन्वॉल्व है। और वो उसकी जितनी ज्यादा फंडिंग हो सकती है, रिसोर्सेज हो सकते हैं, वो इस्तेमाल होते हैं। तो वो लॉबिंग जो है वो पाकिस्तान में अमेरिका में होती है, और बेशुमार लॉबीज करती हैं वो रीजन में भी है। एथनिक लॉबीज भी हैं, जिस तरह अजरबैजान की लॉबी है या फिर कहा जाता है इसराइल लॉबी है। तो इस तरह की लॉबीज जो है अमेरिका के अंदर ऑपरेट करती हैं, और वो बिल्कुल लीगल है। और कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान से भी बहुत सारे लोग, खास करके डायस्पोरा कम्युनिटी जो है उसके अंदर प्रो इमरान सेंटिमेंट जो है वो काफी ज्यादा है। तो वो इस तरह की का इन्फ्लुएंस एग्जर्ट करने की कोशिश करती हैं, और कुछ हद तक कर भी सकती हैं, क्योंकि लेजिस्लेटर्स को बहुत ज़्यादा मनाने की जरूरत नहीं होती ये चीज़ कहने के लिए कि भाई इमरान खान के खिलाफ जो है वो क्रैक डाउन हो रहा है, और वो वायलेंट क्रैक डाउन है, और वो लीगल नहीं है, और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। लेकिन कितना एक फ़र्क आ गया एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, वो कितना एक सोचती है इस हवाले से, वो थोड़ा डिफर करता है। पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की हाजा पॉलिसी में कुछ दो तीन वजूहत की वजह से इम्पोर्टेंट रहा है पिछले 20-30 सालों में। एक तो उसमें जो अहम सवाल है वो ये है कि अब पाकिस्तान क्योंकि न्यूक्लियर रियासत है, एक इस्लामिक रियासत है, और अमरीकी खारजा पॉलिसी में एक इम्पॉर्टेंट टेनेट ये है कि हमने न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जो है वो नहीं होने देनी। यानी न्यूक्लियर जो है वो किसी एक रियासत से दूसरी रियासत के पास नहीं जाना चाहिए। और दूसरा, ये खतरा हमेशा इसको डील करना चाहिए इफेक्टिवली, कि कभी भी न्यूक्लियर जो आर्सेनल है वो कभी भी नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ में ना जाए। वो जिहादी नॉन स्टेट एक्टर्स भी हो सकते हैं, वो एथनिक ग्रुप्स भी हो सकते हैं। और क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हमेशा ये खतरा रहा है एक एक टाइम पे कि कभी भी स्टेट जो है वो कोलैप्स कर सकती है, तो कभी ये हथियार जो है वो किसी नॉन स्टेट एक्टर के पास नहीं, हम्म। या फिर किसी जिहादी ग्रुप के पास ना चले जाए। तो ये डिफरेंसेस रहे, लेकिन ओवर द टाइम अमेरिका ने ये रियलाइज किया कि पाकिस्तान के अंदर जो रियासत का एक इख्तियारात हैं और रिसोर्सेज और स्टेट अपरेटस जो है वो इतना स्ट्रांग है कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जो है वो नहीं होगी। एक इशू बना था न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के हवाले से, जिसको अब्दुल कदीर खान रिंग्स कहा जाता है, कि पाकिस्तान ने ये कोशिश की कि वो लिबिया को और ईरान को और बाकी रियासतों को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसपोर्ट करे या प्रोवाइड करे, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बैकलैश आया। लेकिन मोर और लेस अमेरिकी खारजा पॉलिसी के अंदर ये कंसेंसस है कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का मसला जो है वो पाकिस्तान के हवाले से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि रियासती अपरेटस बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और बुनियादी पर मिलिट्री जो है वो इतने इख्तियार रखती है कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन नहीं होगी या रियासत कोलैप्स नहीं करेगी कि न्यूक्लियर जो है वो किसी आम नॉन स्टेट एक्टर के हाथ लग जाए। तो ये एक इशू है। दूसरा बड़ा इशू जिसकी वजह से पाकिस्तान अमरीकी खारजा पॉलिसी के रेडार पे रहा है वो टेररिज्म का इशू रहा है। और खास करके अमरीकी जब इन्वॉल्व थे अफगानिस्तान के अंदर और इराक के अंदर, तो उस दौरान ये सूरत हाल थी कि ऐसा अमरीकी ये सोचते थे कि हम अफगानिस्तान में जंग इस वजह से नहीं जीत पा रहे क्योंकि तालिबान की सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान के अंदर है, और वहाँ पे प्रो तालिबान सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा मौजूद है। और जब भी हम अटैक्स करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, तो ये भाग जाते हैं
पाकिस्तान की तरफ, हम्म। और वहां से बुनियादी तौर पे इकोनॉमिक भी और सिक्योरिटी बेस जो है वो तालिबान को प्रोवाइड की जाती है। और इवन पाकिस्तानी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के अंदर, आईएसआई में या फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज में जो पॉलिटिकल इस्लामिस्ट एलिमेंट्स हैं, उनकी प्रोलिफरेशन या उनकी उनकी पेनिट्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा है। तो ये अमेरिका में एक ख्याल था, और उसी वजह से डू मोर एक पॉलिसी अमेरिका की तरफ से थी कि आप ज्यादा से ज्यादा ऑपरेशन करें मिलिट्री, जो मिलिटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है तालिबान का, उसको डिसमेंटल करें, और इस तरह की स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है। वो चीज़ अब खत्म हो चुकी है बुनियादी तौर पे। अमेरिका अफगानिस्तान से निकल चुके हैं, वॉर ऑन टेरर अमेरिका के अंदर अम, बहुत हद तक बैक बर्नर पे चली गई है। और अब वॉर ऑन टेरर की जगह ग्रेट पावर कंपटीशन, चाइना के साथ कंपटीशन और रशिया के साथ कंपटीशन, ये पॉलिसी जो है वो ज्यादा अहम हो गई है अमेरिका के अंदर। तो उसकी वजह से पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है वाशिंगटन में, वो बहुत हद तक महदूद हो चुकी है इन दिनों में। और एक और वजह उसकी ये है कि साउथ एशिया या सेंट्रल एशिया अमेरिका के लिए अब बहुत अहम स्ट्रेटेजिक लोकेशन नहीं है, हाँ। क्योंकि अमेरिका के यहाँ टेररिज्म जो है वो एक बहुत बड़ा इशू नहीं रहा। बहुत बड़ी ताकत जो है वो साउथ एशिया या सेंट्रल एशिया के अंदर डोमिनेट नहीं है। रशिया जो है वो ज्यादा इंक्लाइंड है यूरोप की तरफ या फिर फार ईस्ट की तरफ। चाइना जो है वो एशिया पैसिफिक की तरफ इंक्लाइंड है। इंडिया जो है वो लुक ईस्ट पॉलिसी के नतीजे में एशिया पैसिफिक की तरफ इंक्लाइंड है। साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया जो है वो ऐसे रीजन नहीं है जो चाइना के लिए, जो अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बावजूद क्या अमरीकी जो है वो पाकिस्तान के अंदर इतनी मुदाखलत करना चाहते हैं कि वो इमरान खान के हक में कोई बयान दें या फिर कुछ सपोर्ट करें? तो उसके अलावा एक ही वजह हो सकती है, एक अमेरिका के अंदर कोई ऐसा प्रेसिडेंट है जो बुनियादी तौर पर ये समझे कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं होनी चाहिए, और इमरान खान अमरीकी मफादात का इतना तहफ़्फ़ुज़ करता है और इतना इम्पोर्टेंट है कि उसको बचाया जाए, या फिर मिलिट्री को ये कहा जाए कि उसके खिलाफ क्रैकडाउन ना किया जाए। तो बाइडेन के दौर में भी और डोनाल्ड ट्रंप के दौर में भी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के हवाले से कि अच्छा वायलेशंस हो रही हैं, और इंटरनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, और एक बड़ा फ्री ट्रांसफर ऑफ पावर होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर, ये कोई बहुत बड़ा इशू जो है वो ना डोनाल्ड ट्रंप के लिए है, ना ही जो बाइडेन के लिए, और ना ही वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए होने वाला है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की खारजा पॉलिसी में ह्यूमन राइट्स और लोग और बाकी रियासतों के डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिस्टम्स, और खास करके एक छोटी रियासत के डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिस्टम, और ऐसी रियासत जो आपके लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अब, वो करना कोई इतना ज्यादा कोई कोई रैशनल अमल नहीं है, या फिर इतना ज्यादा प्रेफरेबल चॉइस नहीं है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कोई बहुत बड़े लेवल पे अ, होना नामुमकिन है, प्रिडिक्टेबल नहीं है। और उस उससे भी अहम चीज़ ये कि लेजिस्लेशन कांग्रेस के अंदर या सेनेट के अंदर या इसके अंदर बेशुमार करारदादें मंजूर होती हैं, बात होती है, स्टेटमेंट्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन डायरेक्टली प्रेशर एग्जर्ट करना, ओवरटली प्रेशर एग्जर्ट करना पाकिस्तानी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट पे कि वो इमरान खान के साथ कोई डील करें या उसको कोई स्पेस दें, अमेरिका में एडमिनिस्ट्रेशन के चेंज होने की वजह से कोई ज़्यादा बड़ी तब्दीली नहीं आएगी। उसकी दो वजूहत हैं, एक तो ये कि ये रीजन और मुल्क और ये पॉलिसी एजेंडा अमेरिका के लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, और दूसरी वजह ये भी है कि अमेरिका के लिए मैटर नहीं करता कि शहबाज शरीफ गवर्नमेंट में है या इमरान खान गवर्नमेंट में है, क्योंकि ज़्यादातर इश्यूज को उनको पता है कि ऑन द बैक खारजा पॉलिसी में और नेशनल सिक्योरिटी में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ही डील करती है। तो हम्म। इमरान खान के होते हुए भी और शहबाज शरीफ के होते हुए भी अमरीकियों ने अगर पाकिस्तान से डायरेक्टली डील करना था, तो उन्होंने मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट से ही डील करना था, और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट नहीं, अहम नेशनल सिक्योरिटी और खारजा पॉलिसी के फैसले करने थे। यही वजह है कि इवन जब अ, अफगानिस्तान में इन्वॉल्वमेंट की बात हो रही थी और इमरान खान कह रहा था कि नो मोर, ये सब मामला थे, तब भी अमेरिकन जो है वो जीएचक्यू के साथ, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही डील कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता है कि हाजा पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी के अफेयर्स में जो अल्टीमेट डिसीजन मेकर्स हैं वो अब बुनियादी तौर पर जीएचक्यू है, ना कि इस्लामाबाद। तो इस वजह से ज्यादा मैटर नहीं करता कि शहबाज शरीफ गवर्नमेंट में है या इमरान खान गवर्नमेंट में है, हम्म। आ, क्योंकि दोनों के होते हुए भी अमेरिका अगर चाहेगा मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के थ्रू बहुत सारी पॉलिसी बनवा भी सकता है, तब्दील भी करवा सकता है। लेकिन अभी ये रीजन और ये मुल्क और ये पॉलिसी खास करके पाकिस्तान के हवाले से अमेरिका के लिए इतनी अहम नहीं है कि इंटरनली इतनी ज्यादा मुदाखलत जो है वो की जाए और हम्म। अच्छा, इस इशू इससे इससे एक सवाल मेरे जहन में आता है कि अमेरिका बज़ाहिर तो एक डेमोक्रेटिक रियासत समझा जाता है और डेमोक्रेसी को बहुत फ़रोग देने वाला मुल्क समझा जाता है, लेकिन
अगर देखा जाए तो इसके अपने इंटरेस्ट में तो सिर्फ यही है कि किसी और मुल्क जहाँ पर ये कुछ भी करना चाहता है उसके अंदर एक डिक्टेटरशिप हो, ताकि ये आराम से कुछ चंद एक लोगों के साथ के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करके काम करवा सके। तो ये बहुत बिल्कुल तजाद नहीं है कि काइंड ऑफ उनकी अपनी जो पॉलिसी या जो जो भी कुछ है वो अलाइन तो डेमोक्रेसी के साथ होती है, लेकिन उनको सूट डिक्टेटरशिप करता है। आ, बिल्कुल सही बात है। इवन कोल्ड वॉर के अंदर भी मतलब बेशतर ममालिक में हमने ये देखा कि अमेरिका ने इवन डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया, अ, और बहुत सारे डिक्टेटर्स को ले आए या फिर ऑटोक्रेट्स को ले आए, इवन प्रिंसेस को ले आए, ताकि सोवियत यूनियन के खिलाफ उस मुल्क के अंदर पॉलिसीज बनवाई जा सकें या फिर उस मुल्क को अपने कैंप में शामिल किया जाए। बेशुमार इंटरवेंशंस किए हैं, CIA बैक्ड कूज किए हैं, ईरान के अंदर, ग्वाटेमाला के अंदर, ब्राजील के अंदर, चिली के अंदर, निकरागुआ के अंदर, ईस्ट एशिया में बेशुमार ममालिक के अंदर, और ये इन्वॉल्वमेंट जो है वो वक्त के साथ साथ रही है। अब अमेरिका क्यों ह्यूमन राइट्स या फिर डेमोक्रेसी या फिर फ्रीडम्स के सपोर्ट के हवाले से बोलता है या फिर उसके डिस्कोर्स में शामिल होती है या फिर कभी कभी प्रेशर भी एक्सर्ट करता है बाकी रियासतों पर? कभी कभी तो ये होता है कि आपका मुखालिफ जो है वो अ, एक स्ट्रेटेजिक कंपेटिटर है, और बाय चांस वो डेमोक्रेटिक रियासत नहीं है, तो अमेरिका प्रेशर एक्सर्ट करता है। जिस तरह सोवियत यूनियन पे करने की कोशिश करता था ह्यूमन राइट्स के हवाले से कि ये कम्युनिस्ट रियासत है, इंसानी हकूक का ख्याल नहीं रखती, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नहीं है, वन पार्टी सिस्टम है, डिक्टेटरशिप्स हैं, तो इस वजह से इसकी मुखालफत करनी है और उसमें ह्यूमन राइट्स को इस्तेमाल करना है। इसी तरह चाइना के हवाले से ये करता है, चाइना के हवाले से भी, और मुसलमानों के साथ या तिब्बत के अंदर, या जनरली इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर भी, जब भी शी जिनपिंग या कोई भी और लीडर क्रैक डाउन करता है या पावर को सेंट्रलाइज करता है या फ्रीडम या डेमोक्रेसी के खिलाफ जाता है, तो अमेरिका अपने ह्यूमन राइट्स वायलेशन और डेमोक्रेसीज और फ्रीडम्स की जुबान इस्तेमाल करता है उसको काउंटर करने के लिए। लेकिन बेशुमार औकात हमने ये भी देखा है कि अमेरिका ने बुनियादी तौर पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रियासतों में भी इंटरनल कूच करवाए उस, और कभी कभी सपोर्ट भी की। जहां तक डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने का ताल्लुक है, तो अमेरिका के अंदर बुनियादी तौर पे लोग जो हैं वो वाकई में लिबरल डेमोक्रेसी के मानने वाले, फ्री मार्केट कैपिटलिज्म के मानने वाले, और एक सेंस ऑफ एक्सेप्शनलिज्म या नेशनलिज्म भी अमेरिका के अंदर है। हर रियासत के अंदर ही होता है, लेकिन अमेरिका के अंदर भी है। और बहुत हद तक है कि हम एक खास मकसद से इस दुनिया में आए, एंड वी हम्म। आर द सिटी ऑन द हिल। एक एक्सेप्शनल नैरेटिव है कि हमने इन डेमोक्रेटिक और लिबरल वैल्यूज को ना सिर्फ अमेरिका में प्रोटेक्ट करना है, बल्कि हमने इनको दुनिया में भी स्प्रेड करना है। और ये एक यूनिवर्सल निज़ाम है जो पूरी दुनिया जो है वो कबूल कर सकती है। एंड हिस्ट्री इज ऑलवेज बेंडिंग इन द राइट डायरेक्शन। और वक्तन फवक्तन जब हम इन चीज़ों को प्रमोट करेंगे, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट करेंगे, तो दुनिया वो जो है वो जमहूरियत की तरफ और इंसानी हकूक की तरफ और रिप्रेजेंटेशन की तरफ और फ्री मार्केट्स की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू करेंगे। तो क्योंकि अमेरिका डोमेस्टिकली एक इस तरह की सोसाइटी है और इन वैल्यूज पे यकीन रखती है और इन वैल्यूज को बिल्कुल डिवाइन हैसियत तक कबूल करती है, तो इस वजह से वो इसको एक्सपोर्ट करने की कोशिश भी करती है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि अमेरिका के मुखालिफिन स्ट्रेटेजिकली एक ऐसी पोजीशन में होते हैं जहाँ पे उसके नेशनल इंटरेस्ट बहुत हद तक खतरे में होती है, अगर दूसरे मुल्क को फ्री हैंड दिया जाए, या फिर कोई भी कंपेटिटर हो, जैसे सोवियत यूनियन था या मौजूदा तौर पे चाइना है या उससे पहले जर्मनी था। तो फिर ये सूरत हाल पैदा होती है कि अगर एक ऐसा मुल्क है जिसके साथ अमेरिका की स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है, और अगर वो जमहूरी मुल्क भी है, तो फिर अमेरिका ये करता है कि डायरेक्टली कम्पीट करेगा, और उस वक्त ह्यूमन राइट्स को और डेमोक्रेसी को बहुत हद तक इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करेगा। इवन अगर अमेरिका ऐसा महसूस करता है कि एक जमहूरी मुल्क है, वहाँ पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है और वो ऐसी खारजा पॉलिसी कंडक्ट कर रही है जो अमेरिका के फेवर में नहीं है, तो उस वक्त फिर अमेरिका वैल्यूज को और जमहूरी रवायात को और लिबरल ट्रेडिशंस को भूल जाता है, और ये समझता है कि हमने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। वो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट रिसोर्सेज के भी हो सकते हैं, वो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट कंपटीशन के भी हो सकते हैं, वो अलायंसेस के भी हो सकते हैं, और यही चीज़ उसने सोवियत यूनियन के अंदर की है। तो ये अमेरिका में जनरली एक हिपोक्रेसी नजर आती है, लेकिन जब भी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है वो वैल्यूज के साथ कोलाइड करते हैं, तो हमेशा नजर आता है कि वो अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करता है।
और उसके नतीजे में एलीट जो है वो एक ऐसा बयानिया प्रोड्यूस करते हैं और डिस्कोर्स प्रोड्यूस करते हैं अमेरिका में, जिससे ये महसूस होता है कि वैल्यूज कुछ भी हैं लेकिन हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट अभी इतने इंपॉर्टेंट है हम नहीं करते। और कभी कभी तो आम आम आदमी को या पब्लिक ओपिनियन में लोगों को पता भी नहीं चलता और अमेरिका इन्वॉल्वमेंट करता है अपनी, और बहुत अरसे बाद नजर आता है। उसकी एक वजह ये भी है कि खाजा पॉलिसी में जो प्रेसिडेंट है उसके पास पावर जो है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये है कि सिक्रेसी जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, और ज़्यादातर कूज जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज करती हैं, जिसका आमतौर पे इन्वॉल्वमेंट का पता जो है वो काफ़ी बात, हम्म। जिस तरह ईरान के अंदर है या फिर ग्वाटेमाला के अंदर या फिर ब्राज़ील के अंदर या फिर चिली के अंदर। और उसमें हमें महसूस होता है कि अमेरिका जो है वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को भी ओवरथ्रो करता है विद द यूज ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी। और फिर वो इंटेलिजेंस एजेंसी जरूरी नहीं है कि हमेशा इंक्लाइंड हो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट की तरफ। स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है वो कोलाइड कर रहे हैं वैल्यूज के साथ, प्रमोट करता है, और फिर अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स के साथ भी अलग बनाता है ताकि स्ट्रेटेजिक कंपेटिटर को आउट क्लास किया जाए कोल्ड वॉर के दौरान या फिर अभी चाइना के हवाले से या फिर बाकी रियासतों में। तो ये बुनियादी तौर पे हिपोक्रेसी नजर आती है। हम्म। अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी जो है वो का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से बना हुआ है, और उसको तब्दील करना एक अलग बहस है, लेकिन बात हो बिल्कुल। सकती है। अच्छा, ये चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा हैं अब। मतलब माई माइंड इज़ ब्रिमिंग विद क्वेश्चन एट द मोमेंट। और दुनिया में इतना कुछ चल रहा है, चाइना में कुछ चल रहा है, इंडिया में कुछ चल रहा है, उधर से इंटरनेशनली इस वक्त सुनने में आ रहा है वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। और इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट्स मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पेचीदा लगते हैं। एक बंदा कहता है कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने से फ़ायदा होता है, दूसरा कहता है नहीं, नुकसान होता है। पाकिस्तान में जिस तरह स्टॉक मार्केट ऊपर गई तो एक बंदा कहता है फ़ायदा होता है, दूसरा कहता है कि नहीं, इससे गरीब लोग का, गरीब बंदे तो वहीं वहीं हैं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं, इनको अगर हम समझना चाहें, मतलब अगर मैं एज अ तालिब इल्म बनना चाहूँ इसका, इंटरनेशनल रिलेशंस का और वर्ल्ड पॉलिटिक्स का एंड ऑल दीज, थोड़ा सा बेहतर सतह पे समझना चाहूँ और ये समझना चाहूँ कि मतलब मीडिया और इन सारी चीज़ों के प्रोपेगेंडा से बंदा बहुत ज़्यादा मुतासर ना हो पाए, तो इसका क्या, आपको क्या लगता है, क्या अप्रोच रखनी चाहिए चीज़ों को सीखने के बारे में, गिवन दैट हम एक प्रोफेशनल्स हैं और मतलब और भी काम शाम होते हैं, इतनी ज़्यादा किताबें पढ़ना भी पॉसिबल नहीं है आप जितनी। तो क्या फिर आपको क्या लगता है, क्या किया जाए? ऑब्वियसली मुश्किल क्वेश्चन है, क्योंकि जनरली सोशल साइंसेस, हम बात कर भी रहे थे कि सोशल साइंसेस जो हैं वो उसके अंदर ग्रे एरियाज बहुत ज़्यादा हैं। ह्यूमन हम्म। अफेयर्स को एज इट इज समझना बहुत मुश्किल काम है। ये इसमें जो हम आमतौर पे पॉजिटिविस्ट अप्रोच लोग यूज़ करते हैं, जो आमतौर पे मैथमेटिक्स के अंदर होती है या एविडेंस बेस्ड होती है या एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशंस होती हैं, वो बहुत मुश्किल होती है उनको डिड्यूस करना और उनको कंक्लूड करना। नेचुरल साइंस में चीज़ें थोड़ी मुख्तलिफ हैं, बिकॉज थिंग्स कुड बी 0 or 1, थिंग्स कुड बी सीन एज बाइनरीज, राइट और रॉन्ग, और थिंग्स कुड बी प्रूवन एज वेल। अब वो चीज़ें ह्यूमन अफेयर्स के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ह्यूमन इंस्पिरेशन मुख्तलिफ है। इंसान जिस तरह से सोचता है, डिसीजन मेकिंग करता है, वो कॉम्प्लेक्स है। कल्चर्स जो हैं वो बहुत वेरी करते हैं, तो थिंग्स आर वेरी ब्लर। और मुझे लगता है कि इन लिमिटेशंस को समझ के आगे बढ़ना चाहिए, उसकी वजह से आसानी होती है किसी भी फिनोमेनन को एनालाइज करने के हवाले से भी, समझने के हवाले से भी। ये लिमिटेशन समझना इम्पोर्टेंट है। हम्म। लेकिन मुझे लगता है कि जो चीज़ हेल्पफुल हो सकती है उसमें आई थिंक हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप किसी भी चीज़ को समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नथिंग एग्जिस्ट आउट ऑफ नथिंग, देयर इज अ कॉन्टेक्स्ट टू थिंग्स, एंड वी cannot explain things in our future without understanding our present or our past, कि अच्छा इससे पहले क्या चीज़ें होती रही हैं, how things have evolved into what they are now or what they are going to be. Predictions are very difficult. Political scientists, historians, anthropologists, they really run away from doing predictions because it's very difficult. There are multiple variables, and these variables are not easier to understand or convenient to understand at times. लेकिन एक्सप्लेन करने के हवाले से, चीज़ों को डिस्क्राइब करने के हवाले से आई थिंक हिस्ट्री प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और उस हिस्ट्री को मुख्तलिफ लेवल्स पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर कुड बी डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनालिसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री एज वेल। वो रियासत के लेवल पे भी हो सकती है, वो आम लोगों के लेवल पे भी हो सकती है, वो कल्चर और सोसाइटी के लेवल पे भी हो सकती है,
और इसके साथ साथ इवन एट द लेवल ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, कि इंसान डिसीजन मेकिंग के अंदर क्या सोचता है, उसकी क्या बाइसेस हैं, क्या कल्चर है, क्या क्या स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, ये सब चीजें मुझे लगता है मैटर करती हैं। तो उसके लिए हिस्ट्री आई थिंक इज इम्पोर्टेंट। एंड वंस यू अंडरस्टैंड हिस्ट्री, आई थिंक लोग अमूमन, मैंने देखा है या मेरे इर्द गिर्द भी, कि लोग अखबार का मुताला करते हैं या फिर करंट अफेयर्स से बहुत हद तक अपने आप को अवेयर रखते हैं या डिस्कशंस होती हैं उन पे। इट इज इम्पोर्टेंट। ये आमतौर पे कहना कि दिस इज ऑल क्रैप इज इजियर, बट आई थिंक current affairs represent a lot of things that you have already established. Once you have established कि चीजें कैसे ऑपरेट करती हैं, तो you have some empirical tests or you have some empirical observation in the form of current affairs जिनको आप analyze करके समझ सकते हो कि how things are working out. For example, if you are studying political economy and you have an understanding कि रियासत को intervene करना चाहिए मार्केट के अंदर और कितना intervene करना चाहिए, तो आप करंट अफेयर्स में अगर देखेंगे कि रियासत जो है वो मार्केट के अंदर इंटरवीन कर रही है करेंसीज को ठीक रखने के हवाले से, या इंटरेस्ट रेट मेंटेन रखने के हवाले से, या सब्सिडी देने के हवाले से, या प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज कैरी करने के हवाले से, तो आपको अपनी एक्स जो पहले से जो इन्फॉर्मेशन है या अंडरस्टैंडिंग है या एनालिसिस है, उसको समझने में और उसकी उसकी इम्पोर्टेंस समझने में ज़्यादा आसानी होती है वंस यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट अफेयर्स या सभी क्या, and you could reform or you could reshape your understanding based on those current affairs also. ये चीज इम्पोर्टेंट है, लेकिन आई थिंक एट अ स्कॉलरली लेवल या फिर उससे भी एक इंडिविजुअल लेवल पे भी आई थिंक पॉलिटिकल फिलोसफी एंड पॉलिटिकल थ्योरी इज इम्पोर्टेंट। आई थिंक ये सब चीजें जो हम समझते हैं या समझने की कोशिश करते हैं वो पॉलिटिकल फिलोसफी से और जनरली फिलोसफी से निकलती है। यू अंडरस्टैंड पॉलिटिकल, यू अंडरस्टैंड कि रियासत क्या चीज़ है, पॉलिटिकल सिस्टम्स कैसे होते हैं, रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, पार्लियामेंट क्या चीज़ है, डिक्टेटरशिप और अथॉरिटेरियनिज्म या फिर डेमोक्रेसी में क्या फ़र्क है, पावर कैसे कंसोलिडेट होती है, वायलेंस क्या चीज़ है। ये चीज़ें मुझे लगता है पॉलिटिकल फिलोसफी के हवाले से बहुत बहुत बेहतर समझी जा सकती है। बट obviously a person does not have enough time to cover all of this, but I think political theory is important in this sense. Political theory gives you an abstract understanding, जिसको मैक्स वेबर की टर्म में यू कैन से एन आइडियल टाइप, जिसके नतीजे में यू कैन अंडरस्टैंड थिंग्स कि अच्छा this is how an ideal type of system should work and this is how it is functioning, और उसकी basis पे you try to understand things. But since we don't have enough time कि अच्छा हम इन सब चीज़ों को cover किया जाए, I think um, even Newton once said कि I can see far because I can stand on the shoulders of intellectual giants. कि you could understand things by engaging with people who have worked or given time in their lives to understand certain things. So that is why I think philosophers are very important, historians are important. And sometimes we find people to be intelligent, but the only thing is that they know some people who are intelligent. And I think that's very helpful. कि अगर आपके सर्कल में अगर आपकी, even you don't need a circle for that, you just need to have an internet connection or a certain number of books to understand कि अच्छा this is what he or she thinks. For example, a lot of people could rely on Karl Marx to understand how a capitalist system works, and you don't have to go through everything that goes on in the media with interest rates and Federal Exchange Reserves or state banks or how businesses operate or things like that in order to understand how capital functions Hmm. or how institutions function. So I think that is a good thing. Yeah, you stand on the shoulders of giants to Hmm. understand that. Regardless of that, I think खास करके इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर आई थिंक हाउ आई स्टडी थिंग्स, एक एक जो अच्छी कंट्रीब्यूशन होती है वो होती है कि हर फील्ड के अंदर दे आर जर्नल्स और दे आर सम प्रेस्टिजियस जर्नल्स जो अच्छी रिसर्च पब्लिश करते हैं। And once you are in touch with those journals, it's easier to understand things. The international politics may or political science may, there are some very good journals like International Organization, International Security, International Studies Quarterly, or World Politics. These are the journals that are really top notch. उसके अलावा कुछ मैगजीन्स होते हैं जो स्कॉलरली डिबेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा रिग्रेस नहीं होते जिस तरह स्कॉलर्स होते हैं, क्योंकि वो आम लोगों के लिए पढ़ना मुश्किल होता है बिकॉज of the terminology and the nuances and the complexities. Hmm. Like magazines are an important source of understanding how things work. There are some good magazines in politics, like Foreign Affairs बहुत सारे लोग पढ़ते हैं,
Foreign Policy is a good magazine. इस तरह की. And then there are obviously books. I prefer books that are being published by university presses. क्योंकि यूनिवर्सिटी प्रेसेस की जो बुक्स हैं दे गो थ्रू अ रिफाइंड प्रोसेस जिसमें स्कॉलर्स वेट व्हाट इज गोइंग ऑन और फिर वो उस पर रिव्यूज देते हैं कि अच्छा ये बुक जो है इसमें ये तब्दीली होनी चाहिए ये तब्दीली. एंड दीज आर ब्लाइंड peer reviews, which means that the author doesn't know कि अच्छा book पे कौन comment कर रहा है, but the person who's commenting is part of that field, part of the discipline, is a well-known person. So I think scholarly जो यूनिवर्सिटी प्रेसेस से issued books हैं they are important. लेकिन इस सब के बावजूद इस plethora of information के बावजूद सर जो सबसे important चीज I think that is कि you have to you have to distinguish fact from fiction, but you have to distinguish discourse that is produced by power and discourse that is generated by people who are not in powerful position but are still saying the truth. And that I think is important. There is a complete philosophy in postmodernism where a lot of people like Mr. Sufi believe that there is a strong nexus between power and knowledge. Power generates knowledge and knowledge generates power. कि जो लोग ताकतवर हैं वही किताबें लिखते हैं वही रिसोर्सेज लिखते हैं वही हिस्ट्रीज लिखते हैं और फिर वही इंफॉर्मेशन उनकी ताकत को मजीद कंसोलिडेट करती है because that becomes a fact for a lot of people. And that is why a lot of people say that history is written by people who hang the heroes. And that I think is important because a lot of discourse that is generated by mainstream media, generated by people who are in power, and even countries and states and systems that are powerful. तो ये जितने बहुत सारे scholarly journals होते हैं, magazines होती हैं that are being funded or being published by American think tanks or American business elite, and they are being funded to a large extent. Even the universities as well, जहाँ पे endowments हैं, वो सबसे ज़्यादा Wall Street से आती हैं, या फिर Western coast आती हैं, Stanford and whatnot. So there is an important thing where you have to make a distinction between that. इसमें एक important चीज ये है कि you have to make a distinction between people who are on the right and people who are on the left. People on the right generally doesn't mean people who are more inclined towards conservatism or people who are inclined towards tradition. But by right, I mean people who are close to the power circle and people who are not close to the power circles but are not afraid to speak truth to people who are in power and who are willing to make those people accountable. तो इस वजह से मुझे ये लगता है कि जो लोग इक़्तिदार में नहीं होते या जो ताकतवर नहीं होते या ताकत के साथ collusion में नहीं होते उन लोगों को पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत होती है because they have to challenge the existing narrative. इसी वजह से हमें बाएं बाजू में ज़्यादा महसूस होता है कि लोग पढ़े लिखे क्योंकि उनको चीज़ें काउंटर करने के लिए ज़्यादा मवाद चाहिए because they are not sitting where discourse is generated. They are on the other side. And that I think is very important. फिर आपको generally लोगों के काम से अंदाजा होता है कि over the period of years have they been able to maintain their intellectual independence over certain issues or not. और उसमें आपको फिर नजर आता है कि कुछ intellectuals जो हैं वो बेहतर हैं दूसरों क्योंकि वो ताकत के खिलाफ बोलने में झिझकते नहीं हैं और दूसरी बात ये कि उनकी कोई प्री एग्जिस्टिंग स्टेक्स नहीं है सिस्टम के अंदर एंड दैट आई थिंक इज इम्पोर्टेंट और फिर उसमें आपको हिस्टोरिकली बहुत सारे लोग ऐसे नजर आते हैं आई कुड you could talk about George Orwell or you could in political theory you could talk about George Orwell in political history or in political fiction you can talk about people like Arundhati Roy you can talk about public intellectuals in even in foreign policy as well like Noam Chomsky even in Pakistan you can talk about a lot of people जिन्होंने बहुत independently बोला है लिखा है and they could belong to uh, humanities or social sciences but even a lot of people who have a background in natural sciences as well. So I think that could be a starting point. I used to have an understanding uh, about discourse being generated from different power sources, and I think that is important. But certainly, with the passage of time, we can develop a sense of uh, who writes in a different tradition. So I used to read Tariq Ali a lot. Uh, मुझे नहीं पता था कि तारिक अली बहुत ज़्यादा लेफ्टिस्ट ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं, but at that point, or when I started reading his books, I thought that yes, he writes with conviction, he writes with a certain attitude.
that is very different from people who are writing from the perspective of people who are sitting in power who belong to different power circles. So a very long answer, but the fact is it's difficult to organize that. But हम्म with slowly and gradually, I think we could understand how things could be learned. And अब शायद कभी कभी लगता है कि शायद देर भी हो गई है. Difficult for us to unlearn things 25 साल की उम्र में, 26 साल की उम्र में, because a lot of things are being learned with conviction during our childhood, and it's very difficult to unlearn those things. तो वो थोड़ा मुश्किल होता है, but usually your critical thinking, your thinking independent starts from your childhood. जब आप तालीम हासिल कर रहे होते हैं, once if that education is filled with a lot of a lot of discourse and a lot of perspective coming from powerful circles, then it becomes difficult. Because for example, हमें जो social sciences या social studies पढ़ाई जाती है, there's a common theme कि अच्छा पाकिस्तान studies कैसे पढ़ाई जाती है, या how that book is being written or how our history is being interpreted. So that I think is something that needs to be noted कि how we are teaching history to our young minds. और फिर वहाँ पे कैसे डिस्टिंक्शन हो सकती थी, या फिर how we could have made our young minds to think critically or what has gone wrong in the past. So that I think is important, but I think it starts with the education system. But even after that, I think you can learn and rewrite things and reshape your thinking based on critical perspectives rather than following what people in power circles want you to believe. वेरी वेल समड अप. थैंक यू सो मच हुमायूं भाई, आपने बड़े अच्छे तरीके से मतलब बड़े अच्छे तरीके से हर चीज़ को सम अप किया और बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिवली हर सवाल का जवाब दिया. आई थिंक और बहुत लंबे जवाब दिए. विच इज़ बेटर, क्योंकि एक दो now एस्पेक्ट. now 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 people have very little attention span, with reels and with social media. So uh, that's one thing, like you have to be a bit concise, but the thing is कि attention span कम हो गया, तो people want quick answers as well. And due to the plethora of information, I think people need quick answers, but that's difficult. Like if you want to, I have an understanding कि nothing is as simple as we want it to be हाँ बिल्कुल ऐसे with ही असल 10 में. क्विक क्विक आंसर होगा तो एक दो एस्पेक्ट्स कवर होंगे, कुछ एस्पेक्ट्स में चीज़ें रह जाएंगी. तो कॉम्प्रिहेंसिवली अगर कवर करना है तो ऑब्वियसली द कॉस्ट ऑफ ये कॉस्ट तो थोड़ी सी बेयर करनी पड़ेगी. थैंक यू हुमायूं भाई, इंशाल्लाह आपको मज़ीद तंग करते रहेंगे. जिस तरह आपने कहा कि और इंटेलेक्चुअल्स के सर के ऊपर खड़े होकर आप सीख सकते हैं. तो इंशाल्लाह आपको इस्तेमाल करते रहेंगे इस मकसद की खातिर. तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. Thank you so much. Thank you so much for having me.